अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड सुबह खैर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ और जनाब आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और जनाब एक खूबसूरत सी बात के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ कि इंसान जिस घर में पैदा होता है उस माहौल को समझना बड़ा ज़रूरी होता है, और जिस मुआशरे में पला बढ़ता है उसके इर्द गिर्द के तमाम तर मामलात, हालात व वाक़यात उसकी शख्सियत पर एक गहरा असर छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करते हैं और तमाम तर जो मामलात हैं उनमें पीछे रह जाते हैं? उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह होती है कि जिस बच्चे का बचपन घरेलू तनाज़ात और वालिदैन को हमेशा लड़ते झगड़ते देखने में गुजरा होगा ना, वो हमेशा के लिए उसके जहन में नक्श हो जाएगा और जो सारी ज़िंदगी उसके साथ चलता रहता है। और बच्चे की बढ़ने और समझने की उम्र तकरीबन 7 साल तक होती है, और उस उम्र में बच्चा जो भी अपने इर्द गिर्द चीज़ होता हुआ देखता है हमेशा उसको याद रखता है। हालांकि जो हमारे वालिदैन होते हैं वो ये समझते हैं कि शायद बच्चों के सामने कोई भी बात कर ली जाए तो उससे उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ा होगा तो शायद उसको समझ लग जाएगी, लेकिन तब तक वो सारी चीज़ें उसके जहन में नक्श हो गई होती हैं। और जैसे अगर किसी बच्चे के सामने वो अपनी माँ पे जुल्म होता हुआ अपनी ज़िंदगी में देखता है, बचपन में ही देखता है, और वो सारी ज़िंदगी फिर उसके अंदर वो एक डर और एक वो सहमा हुआ सा एलिमेंट जो होता है ना वो उसके अंदर रह जाता है, और इसमें एक अजीब सा एहसास महरूमी भी आप महसूस करेंगे जो उसको कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। इसलिए हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है और रवैये ऐसे होने चाहिए जो कि हमारी बच्चों पर मुस्बत असरात छोड़े और बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल और कल देना चाहते हैं ना, तो उसे आज एक अच्छा और मोहब्बत भरा माहौल हमें मुहैया करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उसके लिए हमें अपने रवैयों के ऊपर काम करने की बेहद ज़रूरत है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को मुस्बत बनाने की बेहद ज़रूरत है, और ये भी ज़रूरत है कि जनाब हमने अपने घर का माहौल किस तरह का रखना है, हमने आपस में जो रवैये हैं हमारे वो किस तरह के होने चाहिए। ख़ास करके जो माँ बाप होते हैं उनके रवैये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं बच्चों के लिए। तो आपके अंदर कोई भी रंजिशें हों, लड़ाई झगड़े हों, एटलीस्ट बच्चों के सामने वो नहीं, आप एक दूसरे के सामने या बच्चों के सामने उनको नहीं लेकर आना चाहिए। हमें तो ये लग रहा होता है कि शायद बच्चे उस चीज़ को नहीं एब्जॉर्ब कर रहे, उस चीज़ को नहीं सुन रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लाशऊरी में उनके वो चीज़ बैठ रही होती है, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं ना वो चीज़ें उनके साथ चलती जाती हैं और उनका बिहेवियर चेंज होता जाता है। तो अगर हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है तो सबसे पहले ख़ुद पर, अपनी ज़ात पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं। तो जनाब आज के दौर में बीमारियों में सबसे ख़तरनाक बीमारी हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा है, और अलमिया ये है कि नौजवानों में हार्ट अटैक खौफनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। जैसे कि पहले कहा जाता था कि हार्ट अटैक 50 साल की उम्र के बाद होता है, मगर आज देखा यह जा सकता है कि नौजवान 20 से 25 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। दिल का दौरा पड़ने से हर साल लाखों अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं, और हालिया चंद बरसों में हार्ट अटैक से होने वाली अमवात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल 17.3 मिलियन लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, और पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में हार्ट अटैक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, और दुनिया भर के माहिरीन तिब और माहिर नफ्सियात हार्ट अटैक के मुतालिक बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार भी कर रहे थे। और यहाँ पर सबसे हैरान कुन और गौर तलब बात यह है कि इंसान का जिस्म दिल के दौरे से 1 माह पहले ही बल्कि उससे पहले ख़बरदार करना शुरू कर देता है, सिम्टम्स देना, अलामात देना शुरू कर देता है। तो वो कौन कौन सी अलामात हैं जो हार्ट अटैक का इशारा पहले से ही दे देती हैं, और उसके साथ साथ इस ख़तरनाक बीमारी से कैसे बचाव मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की सबसे बड़ी वजह हमारा गैर मुनासिब खुराक
और ग़िज़ाई आदात को भी समझा जाता है। तो कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल हार्ट अटैक की वजह बन सकता है, दिल को सेहतमंद रखने के लिए किन किन ग़िज़ाओं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वक़ार अहमद शेख हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट समन इश्तियाक हैं। समन, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। उम्मीद करती हूँ दोनों ही ठीक ठाक होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप ही की तरफ आना चाहूँगी, क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे मैंने बात की कि पहले ये सोचा जाता था कि 50 साल से ऊपर जाएंगे तब हार्ट की प्रॉब्लम्स होना शुरू होंगी या हार्ट अटैक होगा, लेकिन अब हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट नौजवानों में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। सबसे पहले तो दोनों टर्म्स के बारे में बताइए, अलग अलग हैं या एक ही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अच्छे मौजू पे, सेंसिटिव टॉपिक पे मुझे इनवाइट किया। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हार्ट अटैक की शरह जो है वो नौजवानों में बढ़ती चली जा रही है। अब इसमें एक हार्ट अटैक होता है, एक सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। सडन कार्डियक अरेस्ट के बारे में हमारे लिए जानना इतना ज़रूरी है, क्योंकि सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब ही ये है कि अगर एक शख्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसका हार्ट ठीक काम कर रहा है, उसके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं और वो कभी अस्पताल का उसने चक्कर भी नहीं लगाया, लेकिन एकदम से उसके साथ सडन कार्डियक अरेस्ट का मामला पेश आता है और वो उसकी जान भी जा सकती है। अच्छा, तो सडन कार्डियक अरेस्ट यही चीज़ है कि आपको अलामात इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती, इसीलिए हम इसको सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। लेकिन माइल्ड सिम्टम्स, माइल्ड अलामात ज़रूर आपको महसूस होती है, जैसे हल्का फुल्का चक्कर आना, अच्छा, दिल की धड़कन का तेज़ या कम महसूस होना, या कभी कभार हल्का सा सीने पे बोझपन होना। तो हमारी चूँकि डॉक्टर्स के साथ जो एक्सेस है हमारी पॉपुलेशन की, वो इतनी ईजी नहीं है कि वो अपनी आम छोटी छोटी मामलात को डिस्कस कर सकें, लेकिन हम इनकरेज करते हैं कि अपनी हर अलामत को, अपनी छोटी से छोटी अलामत को अपने कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें। इस तरह से सडन कार्डियक अरेस्ट से हम लोगों को बचा सकते हैं। तो ये इसके ये ज़्यादा कॉमन अलामात यही हैं, सिम्टम्स यही हैं कि हो सकते हैं, और सबको इसी तरह के होंगे या वेरी करेंगे? वेरी करेंगे। अच्छा, यंग पॉपुलेशन में सिम्टम्स हमेशा वेरी करते हैं। अच्छा, और जैसा कि मैंने बताया कि सिम्टम्स इतने ज़्यादा होते भी नहीं हैं। ओके। जैसे अगर ओल्ड एज में किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है तो वो उसको पता होता है कि मुझे दिल का आर्जा है, और उसको या तो स्टेंट्स डले होते हैं या बाईपास हुआ होता है, या उसको पता होता है कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है। यंग पॉपुलेशन में चूंकि हमारा दिल किसी भी नागहानी आफत के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता, तो जब यंग पॉपुलेशन में दिल का दौरा पड़ता है तो हार्ट जो है वो चूंकि तैयार नहीं होता इतने बड़े हार्ट अटैक के लिए, तो वो सडन कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। तो इसलिए इसको पहले से पकड़ना, लोगों की स्क्रीनिंग करना, और जिनको ऐसा कुछ अलमिया हुआ भी है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सही, ठीक है। अच्छा, इसका डिपेंड करता है ना हमारी, जैसे मैंने बात की समन के हम डाइटरी हैबिट्स हमारी क्या है वो भी बड़ा डिपेंड करता है, हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का है वो भी डिपेंड करता है कि हमें इस तरह की बीमारियां होनी है कि नहीं होनी। तो कौन कौन से ग़िज़ाएँ हैं, डाइटरी हैबिट्स हैं जो हमें इस साइड पर लेके जा रही हैं, इस तरह की खौफनाक बीमारियों की तरफ लेके जा रही हैं? अच्छा मुनीबा, उसमें सबसे पहले तो ये जंक फूड जो है वो हमारा मेन है, जो आपको ये क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ लेकर जाता है। उसके बाद आपका जो सैचुरेटेड फैट है, डीप फ्राइड चीज़ें जो है, क्योंकि ऑयल बहुत डिपेंड करता है। ऑयल जो है, आप जितने ये घी वाली चीज़ें, आप जो है कोकोनट ऑयल, जो अनहेल्दी फैट्स हैं उसको कंज्यूम करेंगे, वो आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करवाएंगे अनफॉर्चुनेटली, और कोलेस्ट्रॉल आपको हार्ट डिजीज़ करवाएगा। तो उससे ये है कि आप जो ऑयल जो है वो प्लांट बेस्ड ऑयल की तरफ लेकर जाएं। अच्छा। जिसमें ये सनफ्लावर ऑयल है, सीड्स ऑयल है, नट्स ऑयल है, ये इनकी तरफ लेकर जा सकते हैं। और जो ये आपकी डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं और ये बीफ होता है, इससे थोड़ा सा अवॉइड करवाना चाहिए। लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी में खास करके यही चीज़ें तो ज़्यादातर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बचपन से लेकर जवानी तक हम यही चीज़ें खा रहे होते हैं, तो किस तरह इनको निकाला जा सकता है? अच्छा मुनीबा, वो ये भी तो डिपेंड करता है कि आप जो है पोर्शन कंट्रोल, ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे और कितना खा रहे हैं। और उसमें ये होता है कि सबसे पहले तो आप अपने जो ऑयल है उस पर फोकस करेंगे, उसको प्लांट बेस्ड ऑयल की तरफ लेकर जाएं, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करें। उसके बाद आप जो प्लांट सोर्सेज हैं वो आप दालों से ले सकते हैं, प्रोटीन सोर्सेज आप फिश से ले सकते हैं। अच्छा। और लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके जो कुकिंग मेथड्स हैं वो क्या है। डीप फ्राई की जगह आप उनको जो है स्टीम कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, इस तरह आप ले सकते हैं। तो मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि हम एक तो नौजवान नस्ल में अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, जंक फूड की तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा हैं, फ्राइड आइटम्स हम बहुत खाते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। ऐसी है, जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा है। और फिर कोल्ड ड्रिंक्स,
कोल्ड ड्रिंक्स में जहाँ पे शुगर इंटेक ज़्यादा है वहाँ पे हिडन सोडियम भी है, तो जितना आप सोडियम इंटेक भी ज़्यादा करेंगे वो भी आपको अल्टीमेटली आपका बीपी हाई करवाएगा, और जैसे आपका स्ट्राइक अप होगा बीपी तो वो आपको ब्लड प्रेशर की वजह से आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, जब ये सडन कार्डियक अरेस्ट होगा नौजवान नस्ल में, तो इसके कितने % चांसेस हैं कि रिकवर हो सकते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें यह है कि आपका सडन कार्डियक अरेस्ट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू डेथ, तो इसको हमेशा सरवाइव करने के लिए आपके पास कोई ना कोई फैसिलिटी और बायस्टैंडर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब हमारे फॉरेन कंट्रीज़ में तो ये स्टार्ट हो चुका हुआ है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग वो बायस्टैंडर को, आम आवाम को देना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि दिल की धड़कन का सीज़ हो जाना, रुक जाना या बेतरतीब होके उसका फंक्शन ख़त्म हो जाना। तो हम क्या करते हैं कि उसको आर्टिफिशियली पंप करते हैं, अच्छा, जिसको CPR कहा जाता है। तो जब तक हमारे पास कोई हेल्प नहीं पहुंचती, हमें आम लोगों को ये सिखाना पड़ेगा कि बायस्टैंडर को कैसे चेस्ट कंप्रेशन देनी है और कितने टाइम के लिए वो चेस्ट कंप्रेशंस दे सकता है, जब तक हमारी 1112 जैसे कि हमारी सर्विसेज पाकिस्तान में है वो पहुंच जाएं। फिर उनके पास एक मशीन होती है जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, उसको डिफिब्रिलेटर कहा जाता है। तो दैट इज़ द लाइफ सेविंग मशीन फॉर सडन कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि इसमें जो दिल की धड़कन जिस वजह से बेतरतीब होती है, नॉर्मली वो वजह बहुत कम लोगों में रिवर्स करती है अनलेस अनटिल कि उसको हम ट्रीट ना कर दें। तो इसलिए हमें ये ट्रेनिंग सेशंस देने पड़ेंगे आम लोगों को कि अगर कोई आपके पास कोई शख्स, बल्कि आपके तवज्जो से मैं एक बहुत अहम बात जो मैं लोगों को बताता भी रहता हूँ कि जब भी आपके करीब कोई शख्स बेहोश हो तो उसके खुदारा मुंह में पानी मत डालें। अच्छा। ये हमारे बहुत एक कॉमन ट्रेंड है कि जैसे ही कोई बेहोश होता है तो सब आवाज़ें देने लगते हैं कि पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, और उसके मुंह में पानी डालना शुरू कर देते हैं। तो अनकॉन्शियस पेशेंट पानी स्वॉलो नहीं कर सकता, निगल नहीं सकता, तो हमारा जो मुंह का रास्ता है वो सीधा विंड पाइप में जाता है, सांस वाली नाली में जाता है। तो जो उसका इशू चल रहा है वो तो चल रहा होता है, लेकिन हम पानी उसके सांस की नालियों में डाल देते हैं जिससे उसको एस्पिरेट कर जाता है वो, और उसका जो वापस आने का मतलब टाइम है वो ऑलमोस्ट बढ़ जाता है और वो होश में आना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, बाज़ वक़्त इस वजह से भी डेथ्स होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो हमारी हार्ट बीट भी फ्लक्चुएट करती है, कभी 100 कभी 50 इस तरह की भी होती है। नौजवानों में ये डिफरेंट होगी, बड़ों में ये डिफरेंट होगी। आइडियल क्या हार्ट बीट का रेट हो सकता है? दूसरा कि कहाँ पर हमें अलार्मिंग सिचुएशन लगनी चाहिए कि अभी इतनी ज़्यादा होगी है तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे? बिल्कुल, इसमें यह है कि आपकी सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमारी जो पोजीशन है, हमारी जो एक्सर्शन लेवल है, हमारा हार्ट उस हिसाब से धड़कता है। अच्छा। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, आई एम एट रेस्ट पोजीशन, तो मेरा दिल की धड़कन 70, 72 से 75 तक अगर हो तो ये एक्सेप्टेबल है। सही। लेकिन अगर मैं उठ के चलता हूँ, कोई काम करता हूँ, कोई जोरावर काम करता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, तो मेरी दिल की धड़कन नॉर्मली 100 तक 110 तक चली जानी चाहिए। इसी तरह हम जब वॉक करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी कार्डियो एक्सरसाइजेज का यही है कि दिल की धड़कन को बढ़ाना, क्योंकि दिल की जो खुराक होती है वो फैटी एसिड्स होते हैं। तो जब हम दिल की धड़कन को बढ़ाते हैं कुछ अरसे के लिए, आधा घंटा पौना घंटा, तो हमारी फैट कम होती है, इसलिए हम वॉक एक्सरसाइजेस को कार्डियो एक्सरसाइज भी कहते हैं। तो इस तरह दिल की धड़कन इनअप्रोप्रिएट नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बैठा हूँ तो बैठे बैठे मेरी धड़कन 100 नहीं होनी चाहिए। अच्छा। अगर मैं चल रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, तब मेरी दिल की धड़कन 100 110 हो, तो ये नॉर्मल होता है। तो इसको हम कहते हैं इनअप्रोप्रिएट टैकीकार्डिया, कि मैं एक्सर्शन नहीं कर रहा, बैठे बैठे मेरी दिल की धड़कन 100 है, 100 या 100 से ऊपर है, उसको ज़रूर चेक करवाना चाहिए, इवैल्यूएट करवाना चाहिए। वो दिल की तरफ से भी हो सकती है, वो थायराइड की वजह से भी हो सकती है, वो मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकती है। लेकिन अगर किसी को बैठे बैठे दिल की धड़कन एकदम से उछलती हुई महसूस हुई है, तेज़ हुई है और फिर कम हुई है, सही, तो इसके काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि ये हार्ट की वजह से है। अगर यंग पेशेंट्स को ऐसा कुछ महसूस हो तो उनको फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाके अपनी इवैल्यूएशन करवानी चाहिए। एक और चीज़ है, मैं दोबारा से आपकी तरफ आऊँगी जब मैं पूछूंगी कि फैमिली हिस्ट्री कितना मैटर करती है, कि हार्ट अटैक भी एक फैमिली में हो रहा होता है ना, कि उनके बड़ों में भी है, फिर आगे भी वो प्रोसीड करता जाता है, तो वो कितना मैटर करता है। अच्छा सुमन, कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल अब हमें लाजमी अपनी लाइफ में कर लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रॉन्ग हो जाए दिल हमारा? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो है जितने भी हमारे ये विंटर सीजन के फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत बेहतरीन है, बहुत मुफीद है आपके हार्ट के लिए। उसके साथ क्योंकि वो विटामिन सी है, और विटामिन सी आपको हेल्प आउट करते हैं वैसो डायलेट करने में, आपकी आर्टरीज को डायलेट रखता है। और उसके साथ साथ आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स में आप बादाम और अखरोट, ये बहुत मुफीद हैं हार्ट की हेल्थ के लिए। ओमेगा 3 रिचेस्ट है, और ओमेगा 3 ओमेगा 6 वैसे ही आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है ना कितना हमने क्वांटिटी लेनी है। बिल्कुल, तो वो आप जो है एक मुट्ठी जो है आपकी जो फिश होती है वो आप उसमें बादाम अखरोट ले सकते हैं, सही, वो पूरे दिन में पर डे।
उसके साथ साथ आपने फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी सीड्स हैं आपकी, फ्लेक्स सीड्स हो गई जिनको अलसी के बीज कहा जाता है, आपकी पम्पकिन सीड्स हो गई, ये सब आप इनको ग्राउंड करके ब्लेंडर में उसको आप स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने योगर्ट में, अपने किसी भी ग्रेवी में। तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 रिचेस्ट है। लेकिन फ़िश का ये सीज़न भी है समन, लेकिन फ़िश हम लोग बाहर से एक तो खा रहे हैं, बेसन वाली, चटपटी, मसाले वाली खा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी तो प्रॉब्लम्स होंगी। बिल्कुल, इसके ये तो डिपेंड करता है, आपके कुकिंग मेथड्स बहुत डिपेंड करते हैं कि आप वो डीप फ्राई की बजाय आप उसको घर पे स्टीम या ग्रिल कर लें। इस तरह से करना शुरू करते हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। और एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी जिसमें आप सोडियम इंटेक जो है वो आपका हार्ट के पेशेंट्स के लिए हम 1500 मिलीग्राम पर डे रिकमेंड करते हैं, जो कि 1 टीस्पून के इक्विवेलेंट होता है। और हमारे घरों में तो नॉर्मली 1 टीस्पून तो हम ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। एग्जैक्टली, तो वो 1 टीस्पून आपकी पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। सही, ये ऊपर जो अलग से हम लोग स्प्रिंकल करके खा रहे होते हैं ना, ये ज़्यादातर हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह में फैमिली हिस्ट्री, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे में है, फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो ये क्या आगे प्रोलॉन्ग होती जाती है? जी, हम जब भी हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स बड़े टॉप पे हैं, जैसे स्मोकिंग है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। इसी तरह फैमिली हिस्ट्री बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सही, फैमिलीज में कुछ चीज़ें रन करती हैं जेनेटिकली, और उन फैमिलीज का वो ट्रेंड होता है। ओके, ये हमें चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, इस हमें चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब सडन कार्डियक अरेस्ट की जो कोई भी सर्वाइवर है या जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट यंग एज में हुआ है, उसकी पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। सही, हमारे पास स्क्रीनिंग का मेथड जो है वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं है। अदरवाइज़ आई वुड सजेस्ट, मैं ज़रूर ये मशवरा दूंगा कि जिनकी फैमिली में किसी यंग को अलमिया हुआ हो सडन कार्डियक अरेस्ट का, तो उसके बाकी बहन भाइयों को और वालदैन को या कज़न्स वगैरह को दिल के टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि दिल की कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन दिल के पट्टे मोटे होने की वजह से सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसको हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो इसलिए दिल की बहुत सारी और वजूहात भी है यंग लोगों में। आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, भागते हुए कोई गेम करते हुए उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, या जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो उनमें हार्ट अटैक की शरह भी होती है और एक कुछ बाकी बीमारियां भी होती हैं जो कंडक्शन सिस्टम से और दिल की धड़कन से रिलेटेड होती हैं या दिल के पट्टों से रिलेटेड होती हैं। तो एक दफ़ा 2-3 टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं होता। मैं तो ज़रूर हर फोरम पे ये बात करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि जो अल्ट्रासाउंड है, जैसे आप कहीं पे भी जाएं, आपको कोई और टेस्ट अगर अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन आपको हर गली महल्ले में अल्ट्रासाउंड ज़रूर मिल जाता है। तो वाई नॉट दिल का अल्ट्रासाउंड, जिसको हम एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। तो एकोकार्डियोग्राफी दिल को डायरेक्टली देख लेती है और उसमें पता चल जाता है कि अल्लाह ना करे आने वाले टाइम में कोई ऐसा मामला अगर होने वाला है या नहीं होने वाला। तो जिनकी फैमिली में सडन कार्डियक अरेस्ट हो, उनको ज़रूर अपने उन्हें तो एहतियात लाजमी करनी चाहिए और प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले से लेने चाहिए। लेकिन अगर एक बंदे को ऑलरेडी हार्ट अटैक हुआ है, उससे रिकवर वो कर गया है, क्या दोबारा से हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, उसमें दोनों तरह से हो सकता है। अगर तो उसकी शरेयानों में स्टेंट डाल दिए गए हैं, बाईपास हो गया है, या उससे अलावा अगर उसका स्टेंट बाईपास नहीं हुआ लेकिन उसको हार्ट अटैक हुआ है, तो हार्ट अटैक इज़ बेसिकली क्लॉट बन जाना। अच्छा, तो जब एक दफ़ा क्लॉट की टेंडेंसी होती है तो इसका मतलब है कि दूसरी दफ़ा क्लॉट बनने की भी टेंडेंसी होगी। हमने फिर उसको अद्वियात के साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, डाइट के साथ उसको मैनेज करना होता है। बाकी डाइट के बारे में बहुत अच्छी बात मैडम ने कही और मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि हिडन सॉल्ट जो है ना, छुपा हुआ नमक, अच्छा, ये हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है। छुपा हुआ नमक कैसे है कि आप कोई भी कैंड फूड ले लें, उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स होता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले लिखा होता है सोडियम। तो हम उसको नमक नहीं समझते। हम जूस का डब्बा ले लें, कोई कैंड फूड ले लें, हम बाज़ार से नान ले लें, हर चीज़ के अंदर सोडा सोडा सोडा। सोडा इज सोडियम, जैसा कि मैडम ने बड़ा अच्छा बताया कि 1.5 to 2 ग्राम्स जो है वो हम पूरे दिन में अलाउ कर देते हैं। लेकिन हम अपने पेशेंट से पूछते हैं नमक से परहेज़ कर रहे हैं, जी हम तो फीका सालन खा रहे हैं। अच्छा, फिर शाम को कह रहे हैं जो माल्टा खा लिया कि उसको नमक लगा के खा लिया। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि सॉल्ट को किस तरह से लेना चाहिए। और ऑयल जो है इसी तरह हम पूरा दिन परहेज़ करते रहेंगे, शाम को हम 2 रसगुल्ले उठा के खा लेंगे, या पूरा दिन परहेज़ करते रहेंगे, शाम को हम बाहर जाके कोई मशहूर सी दुकान से कढ़ाई या नान चने खा लेंगे। तो बाहर का घी और घर के ऑयल में फ़र्क होता है। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि आपने डाइट के बारे में भी बात की, बिकॉज आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट, मैं अपने हमेशा मरीजों को बताता हूँ कि आप
डाइट को सही डायरेक्शन में लेके चलें। सिर्फ ये नहीं कि जी मैं पिछले 1 महीना, हमारे बहुत सारे दिल के मरीज़ हैं, वो कहते हैं हमें 1 महीना हो गया मैंने सालन नहीं खाया। अच्छा फिर क्या खा रहे हैं? बस जी मैं नान खा लेता हूँ दूध में भिगो के, या ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। मतलब डायरेक्टेड परहेज जो है वो नहीं लोगों को नहीं पता। कर रहे हैं। तो हम उस पर बहुत काम कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। यही है ना कि आप अब अगर अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेंगे, खास करके अपनी सिर्फ डाइटरी हैबिट्स को ही चेंज कर लेंगे ना, तो ये तमाम तर चीज़ों से हम लोग बचे रह सकते हैं। और ये सिर्फ मैं आप लोगों को नहीं कह रही होती, मैं अपने आप को भी तलकीन कर रही होती हूँ कि मैंने भी ये चीज़ें कर रही है। और ख़ास करके एक्सरसाइज जो है ना वो अपनी लाजमी ज़िंदगी में इंक्लूड हमें करनी चाहिए। अच्छा सुमन, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की हिडन सॉल्ट के बारे में हमें नहीं पता होता। दूसरा, हम लोग बच्चों को प्रोसेस जो घर में ला के कबाब, नगेट्स, ये चीज़ें भी बना के दे रहे होते हैं, इनमें भी तो हिडन सॉल्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल मुनीबा, जितना हम नेचर से दूर हो गए हैं उतना आप देखें हम बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं। जितना हम ऑर्गेनिक चीज़ों से दूर हो गए हैं, प्रोसेस चीज़ों की तरफ आ गए हैं, उतना हम बीमारी में मुब्तला होते जा रहे हैं। एक कैन है जो आपको कह रहे हैं कि वो 0 कैलोरीज है, लेकिन उसमें शुगर इंटेक होता है। जो डाइट कोक है उसमें भी शुगर है, लेकिन वो हिडन कैलोरीज है उसमें। तो वो आपको जो है आप ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जितनी भी हिडन सोल्ट और हिडन शुगर होती है। तो इसका अच्छा, शुगर के बारे में फिर हमें बताइए कि अगर एक दिन में कितनी लेनी चाहिए, अगर हार्ट का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो? वो भी हम पर डे जो है 1 टेबलस्पून दे सकते हैं रिकमेंड, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट जो है वो डायबिटिक तो नहीं है या उसको ओबेसिटी का इशू तो नहीं है, फिर हम उसकी शुगर को थोड़ा सा मॉनिटर करते हैं। ये नहीं है कि 1 टेबलस्पून आपने चाय में डाल के पीनी है, 1 टेबलस्पून फिर आपने किसी और चीज़ में भी देनी, सिर्फ दिन में 1 ही टेबलस्पून पीना है, कि हर में अलग अलग नहीं। बिल्कुल, और जितना मुनीबा यहाँ पे डाइट्री का रोल है उतना ही फिजिकल एक्टिविटी का बहुत रोल है। तो अपनी डेली रूटीन में 30 मिनट्स तो इंसान को अपने लिए निकालने चाहिए, ताकि वो जहाँ पे आपकी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी ही उससे बल्कि उससे ज़्यादा आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। लास्ट कमेंट क्या करना चाहेंगी? लास्ट पे मैं यही कहना शुरू करूँगी कि जितना हो सके अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं और सादा बनाएं, और जितना हो सके ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ आएँ, प्रोसेस चीज़ों को रेडी टू ईट, और बच्चों को जंक फूड की तरफ जो है इनका रुझान थोड़ा कम से कम करें। कम से कम करें, बिल्कुल ऐसे ही है। वकार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? मेरा यंग जनरेशन को ये मैसेज है कि एक चीज़ जो हम देख रहे हैं कि 99% पेशेंट्स के अंदर पाई जाती है, जो हमारे पास सडन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के साथ आते हैं, वो स्मोकिंग है। ओके। तो स्मोकिंग बहुत बड़ी रीज़न है हार्ट अटैक की और सडन कार्डियक अरेस्ट की। तो स्मोकिंग से बचें और अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छी डाइटरी हैबिट्स अपनाएं। बिल्कुल जनाब, इसी तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और अच्छे भरपूर तरीके से गुजारना चाहते हैं तो तमाम तर चीज़ों पर अमल दरामद करना लाजमी है। हमारे साथ समन इश्तियाक, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वकार अहमद शेख मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। हार्ट प्रॉब्लम्स पर हम बात कर रहे थे, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और जनाब, आजकल मुल्क की सियासत की बड़ी दिलचस्प और अजीब सूरत हाल हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के 33 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन में एक ही उम्मीदवार यानी कि पार्टी के सरबराह इमरान खान को मैदान में उतारने का फैसला किया है, जिसका ऐलान गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की सरबराही में ज़मान पार्क लाहौर में होने वाली कोर कमेटी और पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद पार्टी के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया। और ये फैसला अगरचे इंतखाबी कवानीन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसकी वजह बज़ाहिर ये है कि माजी में कभी ऐसी सूरत पेश ही नहीं आई कि एक ही शख्स इतने हलकों में इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता। और तो और ये तासुर भी सामने आ रहा है कि निगरान सेटअप की मुद्दत मज़ीद तवील हो सकती है। और इसमें ट्विस्ट ये है कि महंगाई का तूफान तो पहले ही गरीब का गला घोंट रहा है, ताहम अब IMF का वफ्द भी नए मुआहदे करने पाकिस्तान आ रहा है। और तो और मरीम नवाज की वापसी पर इसहाक डार कौम को पेट्रोल बम की सलामी ऑलरेडी दे चुके हैं। मरीम नवाज ने वतन वापसी के बाद ये वाजे भी किया है कि मियां नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान में होंगे। मरीम नवाज लंदन से क्या अहम हिकमत अमली लेकर आई हैं, नून लीग में क्या तब्दीलियां होने वाली हैं, क्या निगरान सेटअप मजीद एक्सटेंड होगा, और 33 हलकों में इमरान खान का इलेक्शन लड़ने का फैसला दुरुस्त है क्या, PDM
इत्तेहाद क्यों इंतखाबात से कतरा रहा है। ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जनाब जो आज हमने करने। हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, लियाकत अली साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, और उनके साथ हमें आज ज्वाइन किया है इश्तियाक चौधरी साहब हैं, माहिर कानून हैं। चौधरी साहब आपको वेलकम कहती हैं और लियाकत साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। अंसारी साहब, सबसे पहले आप ही की तरफ आना चाहूँगी, क्या चल रहा है सियासत में? अजीबो गरीब दिलचस्प सूरत हाल आए रोज़ बनती रहती है, नई अपडेट क्या है? देखिए, सूरत हाल ये है कि बज़ाहिर जो तासुर लग रहा है कि पीडीएम जो है वो इंतखाबी अमल से जो है वो भागने की कोशिश कर रही है। इमरान खान का ये जो 33 हल्कों में ज़मीनी इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला है, इसकी वजह भी पीछे यही है कि बुनियादी तौर पर पीटीआई नहीं चाहती कि ज़मीनी इलेक्शन के प्रोसेस में जाया जाए, वो तो आम इंतखाब की बात कर रही है। और पीडीएम ने जो है विद द फैसिलिटेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है वो 33 हल्कों का जो अब शेड्यूल तकरीबन 16 मार्च को जो इलेक्शन होना है, तो पीटीआई तो जो है उसमें तो सिर्फ एक कह लें कि अपनी मकबूलियत का टेस्ट करने और एक पीडीएम को खाली मैदान ना देने की वजह से जा रही है। और उन्होंने कैंडिडेट, मेरा ख्याल है ये फिर वर्ल्ड गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा कि कोई बंदा एक ही 33 सीटों पे अब लड़ेगा, 8 सीटों पे पहले लड़ा था, फिर आगे 33 और पे लड़ेगा, क्योंकि 123 के करीब इनके इस्तीफे जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं। उनमें से दूसरी खवातीन की नशिस्तें निकाल के बाकी पे तो इमरान खान ही उनके अकेले वन एंड ओनली कैंडिडेट होंगे। अब पीडीएम जो है वो पहले इतलात आ रही थी कि शायद वो बाइकआउट करें, लेकिन हमने कल ही देखा है कि पीपल्स पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट जो हैं उनसे दरख्वास्तें मांग ली हैं और उन्हें कहा है कि वो अपना बैंक ड्राफ्ट के साथ जो है वो दरख्वास्तें दें अगर कोई टिकट के लिए इंटरेस्टेड है। तो बहरहाल इससे तो यही लग रहा है कि पीडीएम जो है वो इंतखाबी मैदान में जाएगी। एमक्यूएम ने कराची की 9 सीटें हैं इसमें, तो एमक्यूएम ने भी कह दिया कि हम वहाँ से इलेक्शन ज़मीनी में हिस्सा लेंगे। तो लग तो यही रहा है कि ये ज़मीनी इलेक्शन का जो माहौल है और फिर आम इंतखाब से जो अवॉइड है, क्योंकि अभी तक जो पंजाब और केपीके का जो है वो गवर्नर, दोनों गवर्नर जो हैं वो शेड्यूल उसकी तारीख देने के लिए तैयार नहीं। गो इलेक्शन कमीशन भी खत लिख चुका है और पीटीआई भी जो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार गवर्नर को खत लिख चुके हैं, फिर स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान खत लिख चुके हैं। तो नतीजा ये है कि पीटीआई को फिर लाहौर हाई कोर्ट से रजू करना पड़ा, जहां पर अब नोटिस तो हो गए हैं। 3 फरवरी को इस केस की समाअत है। तो जो जजेस के मौजूद जजेस के रिमार्क्स सामने आए हैं जस्टिस साहब के, उसमें तो बड़ी हौसला अफजा बात, उन्होंने कहा हम तो आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं और कौन ये इलेक्शन की तारीख देख सकता है वो हम चेक कर लेंगे। लगता है कि अदलिया इस मामले में एग्रेसिव है, क्योंकि 90 डेज से अगर आगे जाते हैं तो इसका मतलब है कि फिर आइन की जो है वो हैसियत सानवी रह जाती है। आप कोई भी धमाके को जवाब बना लें, किसी चीज़ को बना लें। कल से पेशावर में एक धमाका हुआ और उसके बाद कुछ लोग तब से तज़िये शुरू करने हो गए कि इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं। इस तरह तो फिर पाकिस्तान में सारी ज़िंदगी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। पाकिस्तान में कब दहशतगर्दी, तो अगर ये देखा जाए कि दहशतगर्दी है या मईशत डूब रही है, फिर तो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में फिर इलेक्शन ही ना हो अगर इस तरह के जवाब बनाने हो। अच्छा, चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये बताइए जिस तरह 90 दिनों में कहा जा रहा है कि इलेक्शन कराने ही कराने हैं अगर निगरान सेटअप आ जाती है। दूसरा, सबसे पहले तो 33 हल्कों वाली मुझे बताइए कि कानून में मौजूद है ऐसा कि एक ही उम्मीदवार 33 हल्कों से इलेक्शन लड़ सकता है? जी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो चूँकि ये इजाज़त देता है। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज ये हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा हल्कों से वो इलेक्शन लड़ सकता है। सही। तो 2 से ज़्यादा से मुराद अब 40 भी हैं, 50 भी हैं, ये सब कुछ है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम देखें ना तो उन्होंने इसके ऊपर कैप लगाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो इंडिया है वहाँ भी पहले 96 से पहले यही सूरत हाल थी कि आप 2 से ज़्यादा नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ सकते थे। 96 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है 1951 उसमें अमेंडमेंट की और उन्होंने कैप लगाया कि 2 सीटों से ज़्यादा नहीं। तो इंडिया में अब 2 सीटों से तीसरी सीट पे इलेक्शन ही लड़ सकते हैं। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि अब नेशनल किटी है, जो पब्लिक एक्सचेकर है, उसका पैसा फॉर एग्जांपल 33 इलेक्शंस होते हैं। इमरान खान साहब लिविंग असाइड, क्योंकि हम जब कानून की बात करते हैं तो किसी के साथ एसोसिएशन की बात नहीं करते। एक शख्स जीत जाता है 33 की 33 सीटें, तो रखनी तो उसने रिटेन तो एक ही करनी है ना। तो 32 पे दोबारा इलेक्शन करवाएंगे तो दोबारा फिर वही खड़ा हो जाता है 32 पे, तो रखनी तो एक ही है ना। तो मतलब ये एक्सरसाइज जो है ये चूंकि पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर बहुत बोझ होता है, नहीं इसके फाइनेंशियल देखें, इलेक्शन करवाना अरबों का काम है।
यहाँ पे करोड़ों का भी काम नहीं है, तो जितना खर्चा आता है इस लिहाज से इसके ऊपर लेजिस्लेशन तो होनी चाहिए कि बीइंग ए प्रोफेशनल लॉयर और बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए इसके ऊपर, और कैप लगना चाहिए 2 से ज़्यादा नशिस्तों पर नहीं किसी को भी इजाज़त दी जानी चाहिए। बाकी चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है तो वो कर सकता है, लड़ सकते हैं, लेकिन इसी वजह से लड़ रहे हैं, तो लिहाजा दिस इज़ द टू दिस एक्सटेंट, मतलब आइन हमारा इजाजत देता जी है, आइन हमारा इजाजत देता है, लेकिन ये है कि बड़ा एक खिचड़ी सी मच जाएगी अगर वो 33 लेकिन हलकों से खुद ही ये लड़ते हैं हाँ तो। ये है हाँ। खिचड़ी तो है, लेकिन सिचुएशन ये है जो आपने दूसरी बात जो आप डिस्कस कर रहे थे कि क्या मौजूदा हालात में इलेक्शन करवाना जो है वो होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी देखें कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लियर करता है। आर्टिकल 105 की क्लास 3 कहती है कि जब आपने इंटरिम सेटअप बना दिया तो फिर गवर्नर ने डेट देनी है और आपने विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाना है। आर्टिकल 2224 भी यही कहता है 224 के आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाना है। अच्छा, ये आइन हमारा कहता है कि 90 दिन में आपने कराना 90 ही दिन में कराना इलेक्शन करवाना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि आपने हर सूरत में करवाना है। अच्छा, वो जो कहते हैं ना कि नहीं हो सकता, तो फिर आप एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मतलब हम एक्सेप्शन की तरफ क्यों जाते हैं? हमने देखना है कॉन्स्टिट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप करवाएं। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस वो सर्कमस्टांसेस होते हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जांपल बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हो गया 2008 के इलेक्शन में, और सिचुएशन इस तरह की मुल्क की हो गई, या फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे वॉर हो जाती है, तो आप इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, एमरजेंसी का नफाज हो जाता है, तो वो एक्सेप्शंस हैं जिसमें आप जाके तो कहते हैं कि इलेक्शन को आप डिले कर सकते हैं, अदरवाइज आप इलेक्शन को डिले नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सोचना कि चूंकि हालात अच्छे नहीं हैं मुल्क के और जानबूझकर हालात ऐसे अनरेस्ट पैदा करना और कन्फ्यूजन एंड क्योस पैदा करना, ये तो फिर बहुत बुरी सूरत हाल है ना। लेकिन फॉर ऑपोजिशन एग्जाम्पल यही कह रही है ना चौधरी साहब कि अगर ये लोग इलेक्शन नहीं कराते हैं 90 दिनों में तो इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है, ऐसा है कोई आर्टिकल? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 6 है वो तो वाजे है, लेकिन इससे मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि आर्टिकल 6 इसके ऊपर लग सकता है। अच्छा। क्योंकि जो आर्टिकल 6 उस सूरत में लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को आपने पुट इन बेंस रखा हो। फॉर एग्जांपल कोई आज क्यू हो जाता है, मिलिट्री क्यू कर देती है और अमलन आइन मुअत्तल हो जाता है और वो कोई अबूरी हुक्मनामा जारी करता है, तो फिर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए एक्ट के ऊपर ना करना, तो मेरे नज़दीक तो ये फिर तशरीह है, एक लंबी बहस है। लेकिन इस तरह से देखिए निगरान सेटअप आया, उसके बाद इन्होंने फौरन से तारीख देनी भी होती है, 90 दिन में होने नहीं होने वो तो बाद में है, लेकिन अभी तक तो इन्होंने तारीख भी नहीं दी, तो ये भी तो ये इनकी मेलाफाइडी है, ये तो ये उनकी मेलाफाइडी तो है। मैं कहता हूँ ये उनकी मेलाफाइडी तो है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये फिर कोर्ट ने डिटरमिन करना है कि किन सर्कमस्टांसेस में, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको एक्सेप्शंस गिनवाई हैं वो एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, और ये उसमें करते हैं उन जाके ये एक्सेप्शन ऐसी क्रिएट करते हैं। सही, उनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं इंडिया से, मोदी से। मोदी को कह देते हैं आप जो है ना थोड़ी हल्की फुल्की छेड़छाड़ कर दें बॉर्डर के ऊपर, हमारे इलेक्शन आगे चले जाएंगे। तो इस सूरत में वो जवाब पैदा अगर करती है हुकूमत, तो ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और ये बहुत बड़ी बददियानती होगी। उस सूरत में फिर आर्टिकल 6 का इतलाक आ सकता है। प्रेजेंट सिचुएशन में तो नज़र नहीं आता कि आप जो है, लेकिन सिचुएशन ये अगर ये ऐसी क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद कोर्ट उसको इंटरप्रेट करती है, तो फिर डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपने जानबूझकर आइन पे अमल नहीं कर रहे हैं और जो है इसको डिले करते जा रहे हैं और तारीख अगर आप नहीं दे रहे हैं। अच्छा लियाकत साहब, हुकूमती तरजीहात क्या है ये मुझे ज़रा वाज़े कर दें। मईशत डूब रही है, यहाँ पर संभाला नहीं जा रहा, आए इसलिए थे कि हम लोग मईशत को संभाला देंगे, ये मईशत को बेहतर करेंगे, डॉलर की कीमत हमारे सामने है, पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जैसे ही मरीम नवाज़ वापस आई हैं, साग डार साहब ने सलामी दी है, तो हुकूमती तरजीहात क्या हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम? हुकूमती तरजीहात तो बहुत हैरानकुन हैं कि जिस निगरान सेटअप को अगर पंजाब और KPK की बात करें, उसे आम इंतखाबात की मैंडेट मिला है
वो किसी और एजेंडे पे मसरूफ़ हैं, सही। वो इंतकामी मुकदमात बना रहे हैं, वो परवेज़ लाई ने अपने दौर में किन किन लोगों की तैनातियाँ की तो उस पे करियाँ आ की रहे हैं। उनको अंडू कर रहे हैं। अच्छा। वो फिर आपके सामने ही है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है जो लॉ ऑफिसर्स इन्होंने जी, एडवोकेट जी। जनरल और दूसरे एडिशनल जो एडवोकेट जनरल जिनको इन्होंने ख़त्म किए थे उनकी तो करियों को अंडू किया था, हाई कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया। अब इन्होंने कल कैबिनेट का एक हंगामी इजलास बुलाकर नए लॉ ऑफिसर्स की भर्ती करने का फैसला किया है और अदालतों में नए लॉ ऑफिसर्स पंजाब गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करेंगे और जो पुराने लॉ ऑफिसर्स जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल किया उन्हें कहा जाएगा कि आप अपने ऑफिस में ही तशरीफ़ रखें, हमें आपकी सर्विसेज की इस तरह नहीं ज़रूरत कि आप कोर्ट में जाकर हुकूमत पंजाब की नुमाइंदगी करें। ये हो रहा है। दूसरा जो है कि देखें इंतकामी मुकदमात का भरमार है भी आम इंतखाबात का वक्त है, ऐसे में आप इंतकामी मुकदमात बना रहे हैं तो अपनी रिप्यूट को ही जो है आप उसके ख़राब कर रहे हैं। निगरान सेटअप पे आवाज़ें उठ रही हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा देख लें अंसारी साहब, आप ये देखें कि जो निगरान वज़ीर आज़म है उनकी जो ये इंतकामी देख रहे हैं वज़ीर आला जो है उनके, अगर ये सारी चीज़ें देखेंगे तो फिर तो PTI का जो एक एजेंडा है या बयानिया है वो तो मजबूत होता जाएगा ना कि निगरान वज़ीर आला जो थे ये बाइस्ड हैं और हमारे लिए ये मुतनाज़े जो सारी चीज़ें आएंगी। फिर देखिए निगरान वज़ीर आला हों या फिर निगरान बुज़रा जो हैं उनका मैंडेट तो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स को देखना है और इलेक्शन कमीशन को साफ शफाफ इंतखाब के लिए फैसिलिटेट करना है। साबका दौर में कौन सी तकर्री हुई, कौन सी नहीं हुई, कौन से फंड जारी हुए, कौन से नहीं हुए, एहतसाब करना या उस तरह की कोई चीज़ करना उनका तो मैंडेट नहीं है। ये तो एक मैंडेट से तजावज़ है और पाकिस्तान में है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है। अब आप देखें कि ज़मीनी इंतखाब जो है वो बाद में रिज़ाइन इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए हैं जो कौमी असम्बली के हैं, उसका शेड्यूल दे दिया है 16 मार्च को और जो पहले से असम्बली पे पंजाब और KP डिसॉल्व हुई है 24 जनवरी को उसका इलेक्शन उसका शेड्यूल की तरफ कोई जा ही नहीं रहा है, उसकी तारीख देने को तैयार नहीं है। तो दूसरी बात जो इमरान खान की है वो अब जो 33 सीटों में से जितनी भी सीटें जीतेंगे वहां पर दोबारा इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि अब जो मार्च में अगर इलेक्शन होते हैं इनके ज़मीनी तो जब असेंबली की आईनी मुद्दत में 6 माह रह जाएं तो फिर दोबारा ज़मीनी इलेक्शन नहीं होता। तो अब इमरान खान जिन नशिस्तों पे मुंतखब होंगे और उनमें से एक रखते हैं या नहीं रखते या उन पे किसी में भी वो जाके हलफ ही नहीं उठाते तो उन पे दोबारा इलेक्शन अब नहीं हो सकता क्योंकि असेंबली की मुद्दत ही जो है उस दौरान जो है अपने जो टाइम फ्रेम है 6 माह का उसके अंदर आ जाएगी। बहरान तो फिर भी बरकरार रहेगा, बहरान तो रहेगा लेकिन इलेक्शनिंग जो स्टंट है वो अच्छा खासा इस्तेमाल होगा PTI का और डेफिनेटली उनको बूस्ट मिलेगा इस एक्शन से। अगर इमरान खान साहब लड़ते हैं तो ये दुरुस्त फरमा रहे हैं मतलब आना हमें इलेक्शन की तरफ जाने चाहिए निगरान सेटअप को कि एक तारीख देनी चाहिए, लेकिन अब देख लें पिछले 10 दिनों से तकर्रुर तबादले हुई जा रहे हैं। ये तकर्रुर तबादले नहीं हो रहे। आपने गौर किया होगा कि जितनी पब्लिक कंपनीज थी उनके हेड्स सारे के सारे फारिग कर दिए हैं और वो अपने हेड्स लगा रहे हैं। यानी कि जो एक्टिंग जो गवर्नमेंट है वो पूरा फंक्शनल कर रही है जिस तरह वो 5 साल के लिए आई है। मतलब उनका जो तमाम एक्शंस हैं क्योंकि ये उनके मैंडेट में नहीं आता। उनका एक ही मैंडेट होता है कि आपने इलेक्शन करवाना है। लेकिन वो कहा भी तो है ना, नज़ीर ताहिर साहब ने कहा भी तो है ना कि निगरान सेटअप जो है वो उसकी मुद्दत जो है वो तवील भी हो सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में चूंकि उसका एक ही फंक्शन है कि ये आपने इलेक्शन करवाना है विद इन 90 डेज। देयर इज नो अदर फंक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए ये भी हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जो कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस नहीं है। इंडिया के अंदर यू बी सरप्राइज टू नो कि जो इलेक्शन करवाती है वो वही हुकूमत होती है जो हुकूमत में होती है। वहाँ पे निगरान हुकूमत भी नहीं लाई जाती। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद डेमोक्रेसी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाते हैं। हमारे यहाँ हम अगर इस तरह का इंटरम सेटअप भी लेके आते हैं वो उनकी मेलाफाइडी देखें कि वो कहती है कि मुझे अब मैंडेट मिल गया है तो मैं अब जिस तरह हो रहा है मतलब तमाम पब्लिक जो कंपनीज थी पंजाब गवर्नमेंट के अंडर थी उन तमाम में के हेड्स तब्दील कर दिए गए हैं। तमाम तमाम एक्शंस लिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट के डोमेन में जाके एडमिनिस्ट्रेटिव लायबिलिटी सारी चीज़ें की हैं जो इनके मैंडेट में नहीं आता। सही। तो दिस इज एनक्रोचिंग अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये PTI का इस हवाले से केस मजबूत होता जा रहा है। ये जो है क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने भी कल कहा है ना कि इलेक्शन 90 दिनों में होने चाहिए। जी बिल्कुल होने चाहिए। किसने कराने ये हम ढूंढ लेंगे।
ये लाहौर हाई कोर्ट की कल प्रोसीडिंग आई है। बिल्कुल, हाई कोर्ट का तो अख्तियार है, अल्टीमेटली ये मैटर हाई कोर्ट में ही जाएगा और हाई कोर्ट इसके ऊपर डेफिनेट वर्डिंग देगी और इलेक्शन जो है इलेक्शन जो है वो इवन के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जजेस साहबान हैं, वो वकील से भी बरहम हुए हैं कि हमने ख़त भी लिखे हैं गवर्नर को, तो उन्होंने कोई अमल दरामद ही नहीं उसके ऊपर वेरी किया है, कोई अनफॉर्चुनेट। जवाब हमारे ही नहीं यहाँ दिया असल है। में जो जमहूरियत है ना, जमहूरियत हमारे यहाँ ये है कि सब कुछ अपने घर में ही रख लो। तो जमहूरियत का मतलब ही ये है कि आपने देने से आगाज करना है, आपने खुद से देना है दूसरों को, दूसरों के मुतल्लिक सोचना है। मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अपने पास ही रखना है। तो हमारे यहाँ तो चूंकि डेमोक्रेसी की वो ट्रेडिशन जैसे भी है नहीं बन पाई, जो 75 साल में जागीरदार काबज रहे और ये जो लूटमार करने वाले हैं ये काबज हुए, और 80s में एक क्रोनी कैपिटलिस्ट आए और उन्होंने 40 साल से ये रकमाल बनाया हुआ है। अब देख, इसी वजह से देखते हैं कि आपको असम्बलीज में कोई पढ़ा लिखा नहीं मिलता, कोई सहाफ़ी नहीं मिलता। मतलब अंसारी साहब अगर हों असम्बली में तो ये तो नहीं करेंगे ना कि इस तरह के, जी ये कहेंगे ठीक है मेरा मैंडेट ये है, ये मैं करने आया हूँ, ये नहीं मैं नहीं करूँगा। थोड़ी सी सलाह कर लें, इस दफा सहाफ़ी जो है वो ज़्यादा है। अंसारी साहब से वैसे पूछ लेते हैं, अगर कैबिनेट का हिस्सा होते, निगरान कैबिनेट का हिस्सा होते, तो अंसारी साहब क्या करते हैं आप वैसे? कुछ सोचा तो होगा ना बंदा, 90 दिन में इलेक्शन करवाते और फिर कहते मैं एक ही काम करने के लिए आया हूँ, 90 दिन का इलेक्शन है। नहीं, हमारे भाई सहाफ़ी हैं, कैबिनेट में हैं, आमिर बेग साहब मौजूद हैं, मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर, हम यही तो कहते हैं कि इंशाल्लाह वो अपने मैंडेट के मुताबिक आइन की जो रूह है उसी के मुताबिक काम करेंगे। हम अब ये दुआ करनी चाहिए कि हम तमाम जो है, देखिए आइन हमें इकट्ठा रखता है। पाकिस्तान के जो चारों यूनिट्स हैं, चारों सूबे हैं, वो आइन ने इकट्ठे किए हुए हैं। अगर हमने जो कौम अपने आइन के ऊपर इकट्ठी रहती है वो कौम इकट्ठी रहती है। अगर आप आइन के ऊपर अमल दरामद करना छोड़ देंगे तो फिर कौम इकट्ठी नहीं रह सकती। सही। तो फिर इसी तरह डिसइंटीग्रेशन का शिकार होगी जिस तरह हमारे यहाँ है। इसी तरह हम ग्रोहों में बिटे रहेंगे और आपस में लड़ते रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे और आवाम का कुछ भी नहीं सोचेंगे, फिर यही होगा। अच्छा अंसारी साहब, मरीम नवाज वापस आई हैं तो अब उन्होंने दौरों का आगाज भी करना है तंजीम साजी के हवाले से, तो मुझे बताइए कि ये इलेक्शन के हवाले से दौरे होंगे, जलसे जुलूस होंगे, या अपनी पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से होंगे? देखो, दोनों मकसद होंगे उनके। यकीनी तौर पर कल 1 फरवरी से उनके दौरों का आगाज हो रहा है, तो वो तकरीबन आलमोस्ट पंजाब के हर ज़िले में जा रही हैं और वहाँ पर एक दिन उनका जलसा होगा, एक दिन वो तंजीमी इजलास करेंगी। तो वो यकीनी तौर पर उनको इस वक्त पीडीएम की परफॉर्मेंस के हवाले से मुश्किल के सामना होगा। क्योंकि जो लाहौर में जिस दिन वो आए हैं तो शायद उस लेवल का, जैसे मरियम को माजी में रिसेप्शन मिलता होता था, मरियम नवाज को उस लेवल का रिसेप्शन नहीं मिला। क्योंकि उसकी वजह ये नहीं है कि कोई खुदा ना खास्ता कोई और चीज़ है कि मरियम गैर मकबूल है, लेकिन बात यह है कि उसे जो पीडीएम का जो बोझ उठाना पड़ रहा है, उसके जो नापसंदीदा फैसले हैं, पेट्रोल का हो गया, महंगाई, दूसरी चीज़ें, वो ज़ाहिर डेफिनेटली उनके लिए दिफा करना उसका मुश्किल है। बहरहाल वो कोशिश तो करेंगी कि पूरे पंजाब और केपी में जाएं, और उन्होंने जो शेड्यूल दिया उसमें पंजाब और केपी के अजला हैं, तो वो पार्टी को भी फाल करेंगी बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र। और चूंकि पार्टी को पता है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो नवाज शरीफ की एब्सेंस में वही एक ऐसी लीडर है उनके पास जिनको वो क्राउड पुलर समझती हैं, तो वो जलसों के ज़रिए पार्टी का कोई इमेज बेहतर करने की कोशिश करेंगी। अब किस हद तक इमेज बेहतर हो सकता है ये काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि पीडीएम जो है वो इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस की तरफ नहीं आ रही। कतई तौर पर कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसमें पब्लिक रिलीफ के लिए कोई अनाउंसमेंट्स की गई हो, कोई ऐसा किया हो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो टॉक शो होता है, जो कुछ होता है, वो इमरान खान है। इमरान खान को माइनस करने पे काफ़ी फोकस है, परवेज़ लाई को फिक्स करने पे फोकस है, मोनस लाई को कोशिश है कि उसको फिक्स कर दिया जाए। जिस तरह के मुकदमात हो रहे हैं, एक दौर में हम हंसते होते थे जब भैंस चोरी के मुकदमात ज़हूर लाई पे हुए थे, अब शराब का मुकदमा हो गया है। और उस पूरी FIR में जिसका वो 164 के बयान में जिक्र है, उसका पूरी FIR में जिक्र नहीं है, परवेज़ लाई के नाम नहीं है उस FIR में, लेकिन उसका जो बयान जारी किया गया बुनियादी तौर पर जो है, अब कुछ परवेज़ लाई के हवाले से जितने भी सियासतदान हैं सब जानते हैं कि वो शराब, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कभी वो 5 वक्त के नमाजी हैं और कभी इस तरह का उनका नहीं है। ये तो मुखालिफ भी उनके कह रहे हैं कि इस FIR में जो है वो हुकूमत से चूक हो गई, कोई गलती हो गई शायद। अच्छा IMF का वफ्द भी पाकिस्तान आ गया और वज़ीर ख़जाना से मुलाकात भी हो गई। अब और ज़्यादा
बिल्कुल और आने ज़्यादा वाली है प्रेशर चीज़ें, आएगा, प्रेशर और आने ज़्यादा। वाला है। देखें, हम उनकी कोई बात ना ही नहीं करेंगे तो प्रेशर क्या अभी आएगा? देखें, जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेंगी, मैं आपको बताऊं, ये जो आप 300 रुपये लीटर जाएगा, ये 400 जाएगा, अच्छा। ये 500 लीटर भी जाएगा, मैं आप बता रहा हमारा हूँ। क्या बनेगा फिर? लेकिन बता कचूमर बनेगा जब तक आवाम नहीं निकलेंगे साइकिल सड़कों के चलाना ऊपर। देखें, जब तक आवाम नहीं साइकिल भी निकलेंगे, बड़े महंगे हो गए हैं अवाम साहिब नहीं साहब। निकलेंगे सड़कों के ऊपर, अवाम इसके ऊपर जो है, ये जानबूझकर हुक्मरान तबका क्या करता है कि अवाम को कन्फ्यूजन का शिकार रखता है, ताकि उनको ये शऊर ही ना हो कि उनके साथ हो क्या रहा है। अब आम आवाम को तो पता ही नहीं है बेचारे उनके साथ क्या हो रहा है, वो ऐसे ज़िबा ही हो है, रहे हैं। हाँ। लेकिन हुक्मरानों की याशियाँ उसी तरह जारी हैं। 79 इस वक्त भी मिनिस्टर और एडवाइजर्स उनके हैं ऐसे ही है बिल्कुल। जो लल्ले तल्लों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। आम आदमी है जो 3 वक्त की रोटी, 6 करोड़ तो पहले ऐसे थे जिनको 3 वक्त की रोटी रोटी नहीं मुयसर मिल रही नहीं थी, थी, हाँ। अब उनकी तादाद वो 12 करोड़ पे अब तो चले 2 गए। वक्त की रोटी भी बड़ी 2 वक्त मुश्किल की हो रोटी। गई है। और जिस तरह के, मैं चूंकि एक्टिविस्ट हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, जिस तरह के झगड़े हो रहे हैं घरों में, मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हैं, बच्चे बेचारे सफ़र कर रहे हैं, जो अच्छे स्कूलों में थे वो उठा के अब जो आम स्कूल है वहाँ पे लोगों ने डाल दाखिल दिए, करवाना हाँ, शुरू कर ऐसे ही दिए है। हैं। जो आम स्कूलों में थे वहाँ से लोगों ने उठा के, दे कांट अफोर्ड इट, एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर ऐसे ही है, सकते। बिल्कुल ऐसे तो ही ये जो सारी सूरत हाल है, जब तक कौम नहीं उठेगी तब तक ये इसी तरह ज़िबा होती रहेगी। और ये हुक्मरानों को तो कोई है ही नहीं है ना कि ये अवाम का कोई दर्द हो, इनको कोई दर्द नहीं है अवाम का, ये अवाम को समझना चाहिए। अवाम तो बेचारी ये समझ रही है कि कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और हुकूमती ओहदेदारान ये कहते हैं कि अवाम- जनाब IMF से हम बात करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत सिर्फ रिलीफ लॉलीपॉप मिल है। जाए। और उनको तो यही लगेगा कि आज अगर IMF का वफ्द आ गया पाकिस्तान, उनकी वजीर खजाना से मुलाकात हो जाएगी तो रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ मिलेगा। ये वो अवाम है, मैं आपको बताऊं, हाँ। जिस तरह भेड़ होती है ना, हाँ। उसको थपकियां दे के तो कहते हैं ठीक है, आगे ले जाके तो आगे फिर छुरी से उसको ज़िबा कर दिया जाता है। अवाम ये हैं, उनको बू मासूम और भोले, उनको ये भी नहीं पता कि उनके अंसारी साथ साहब, क्या हो आसिफ रहा है। अंसारी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? एंड पे देखें- क्या कहेंगे? देखें, ये एक बात तो तयशुदा है कि पब्लिक जुल्म सह तो रही है, लेकिन उस तरह उसका प्रोटेस्ट सामने नहीं आ रहा। अच्छा। सच्ची बात है, मतलब लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो लोग फिर जो इसका है कोई पेट्रोल की after कीमत effect बढ़े निकलेगा। तो एहतजाज के लिए बाहर नहीं निकलते, वो लाइन में लगने के लिए जल्दी से भागते हैं कि शायद एक दफ़ा की टैंकी में जो है हमें जो 35 रुपए बढ़ रहे हैं तो वो उससे रिलीफ मिल जाए। लोग हमारे अभी कोई लगता नहीं है कोई उनका कोई मूड इस तरह का है कि वो खुद जो है वो एहतजाज करें, सड़कों पर आएँ। ये तो सियासी जमातें काफ़ी मुतहरक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर सियासी जमातें भी बाज़ दफ़ा किसी मसलियत का शिकार हो जाती हैं तो कोई पब्लिक का तो कोई उस तरह का रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा। ये तो हम कभी जब पेट्रोल पंप पे या किसी महंगाई पे ऊपर वॉक्स पॉक्स करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए लोगों के जाएं तो वो आधे लोग इंटरव्यू नहीं देते, कहते छोड़ें जी, ये तो हमारे इंटरव्यू से कौन सा रुक जाना है। तो वो लोगों का भी लगता नहीं है, लगता है कि शायद उनकी बर्दाश्त अभी और है और महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे। बेसिकली शऊर नहीं है, जो अवेयरनेस होनी चाहिए ना, शऊर की कमी है। जब अवेयरनेस हो, शऊर आ जाए कि ये जो जिनको तो हमने अपने हक के लिए हमें बाहर निकलना चाहिए तो ठीक है। फिर तब्दीली आती है फिर हकीकी तब्दीली मानों आती है, में। ठीक है जी। नुमाइंदा लाहौर Otherwise ऐसे ही न्यूज़ होगा। लियाकत अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जनाब इश्तियाक चौधरी साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपको भी बड़ा शुक्रिया, और लियाकत साहब आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। पॉलिटिकल सिनेरियो पे हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।